मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी पर्टिकुलर स्पीड की रेंज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पता चलेगा। आप मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ट्वेल्थ लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे थ्री डायमेंशन के लिए मोस्टली पढ़े होंगे, बट यहाँ पे थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन और वन डायमेंशन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट डायमेंशन से स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में क्या चेंज होगा, कैसे स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उनके फॉर्म्स में क्या चेंज होगा वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए थोड़ा यहाँ पे रिलेट करेंगे। आप लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में एक फैक्टर पढ़े होंगे, बोल्ट्जमैन फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरियस मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो मॉलिक्यूल्स, क्लासिकल गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स कंसीडर करने हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैटिस्टिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने सजेस्ट किया होगा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो होता है। तो आगे एक फैक्टर पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फैक्टर। दिस फैक्टर इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फैक्टर, वेयर ई इज एनर्जी एंड बीटा इज 1/kT। इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बीटा फैक्टर 1/kBT आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो साइंटिस्ट है सेम है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये फैक्टर इंक्लूड करना है, बोल्ट्जमैन फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। उसके लिए पहले स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर लें। अभी ये पहले थ्री डायमेंशन के लिए आपको नोट करना है। जैसे जैसे डायमेंशन चेंज करेंगे, सम पार्ट यहाँ पे सेम रहेंगे, ओनली डायमेंशन पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप है, जो साइज है, वो चेंज होता चला जाएगा। तो थ्री डायमेंशन पार्ट से पहले यहाँ पे ये रिलेट करेंगे, तो रिजल्ट जो आपको मेमोराइज होंगे वो थ्री डायमेंशन के लिए मेमोराइज होंगे। जब थ्री डायमेंशन के लिए आपको कंपेयर हो जाएंगे, मेथड फाइंड कर लेंगे, तब आप उनसे आप टू डायमेंशन और वन डायमेंशन के रिजल्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नोट करेंगे, कंसीडर ए गैस ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको कंसीडर करना है। कंसीडर अ गैस ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड हैविंग स्पीड। स्पीड के लिए यहाँ पे नोटेशन c लेंगे, बट दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये स्पीड का नोटेशन है, चाहे तो आप v मैग्नीट्यूड पार्ट आप यूज कर सकते हैं, बट ये मैंने स्पीड नोटेशन c नोट कर लिया। बट इससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल नहीं है। कंसीडर अ गैस ऑफ कैपिटल एंड नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल के लिए मास नोटेशन, स्पीड नोटेशन आपको यहाँ पे नोट हो गया। चाहे तो एनर्जी भी आप नोट कर सकते हैं। आप इसको स्पीड के टर्म्स में हाफ इंटू एम इंटू सी स्क्वायर नोट करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कैपिटल V एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। तो ये थ्री डायमेंशन के लिए मैंने अभी आपको रेफरेंस स्टेटमेंट नोट कराया है। जब डायमेंशन चेंज करेंगे तो ये कंटेनर का जो वॉल्यूम थ्री डायमेंशन में वर्ड यूज करते हैं, टू डायमेंशन में ये एरिया बन जाएगा, वन डायमेंशन में लेंथ पार्ट आ जाएगा। स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जब थ्री डायमेंशन पार्ट कंसीडर करेंगे, अगर आप ये जो एक्सिस ले रहे हैं वो वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वी वाई और ये वी जेड। तो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर वेलोसिटी तो आप नोट करेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। और जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जो यहाँ पे सी नोटेशन है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और ये स्पीड वैल्यू डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होगा, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट है। तो इट मीन्स ये रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। तो जो स्पीड स्पेस बनेगा थ्री डायमेंशन में वो स्फेरिकल आएगा। ये स्फेरिक यहाँ पे थ्री डायमेंशन में स्पीड सी के इक्विवेलेंट एक रेडियस नोटेशन आप यूज करेंगे, तो ये एक स्फीयर फॉर्म करेगा। अगर स्पीड की शार्प वैल्यू है, अगर स्पीड की एक रेंज वैल्यू है, तो ये स्फेरिकल सेल बनाएगा, जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर के लिए हिंट किया था। दैट पार्ट यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे आप पोजीशन स्पेस की बात कर रहे थे, तो आर के लिए यूनिट वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस यूनिट में आएगा, बट यहाँ पे जो सी है वो वेलोसिटी स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नीट्यूड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट चेंज होगा, बाकी जो रेडियस है वो एनालॉजी से रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अगर पोजीशन के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो पोजीशन में जो मैग्नीट्यूड बनेगा वहाँ पे पोजीशन वेक्टर का, वो रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। सेम मीनिंग यहाँ पे है, वेलोसिटी स्पेस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी स्फीयर के लिए, इस पार्ट के लिए। तो रेडियस से डाउट नहीं होना चाहिए कि यूनिट ऑलवेज मीटर ही बनेगा, डिस्टेंस यूनिट में आएगा। जस्ट रेडियस वर्ड इसलिए ले रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। ओनली जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, जब इस सेंटर से इस सरफेस तक कनेक्ट करेंगे, तो ये टिप एक स्फीयर को ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी पार्ट आपको पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम और इसको हाफ एम इंटू सी स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। उस प्रोबेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आप फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए उस रेंज में
इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा जो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी स्मॉल रेंज के लिए, लार्ज रेंज के लिए डिस्कस किया था, ऑल स्पेस के लिए डिस्कस किया था, अगर उसको थोड़ा रेफरेंस में लेंगे तो यहाँ पे आपको सम रिजल्ट्स इजीली आप रिलेट कर सकते हैं। तो रिकॉल करिए, मैंने वेव फंक्शन से आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बताया था। पहले एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी आपको डिस्कस किया, फिर इंटरवल से डिवाइड करके ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताया, एक पर्टिकुलर पोजीशन की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बताएगा ये। फिर आपको इसको इंटीग्रल करके ऑल स्पेस पे आपने ये नॉर्मेशन कंडीशन में इंक्लूड किया और प्रोबेबिलिटी को बन लिया था। तो अगर ये पॉइंट्स आप क्वांटम मैकेनिक्स में मोर टाइम पढ़े हैं, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी पहले मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो अगर एक रेंज में लाई करेगा तो उस रेंज के लिए आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नोट करें स्टेटमेंट को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्पीड बाय ए मॉलिक्यूल इन द रेंज, स्मॉल रेंज के लिए फाइंड कर रहे हैं, C2 C प्लस DC के लिए। देखो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग नोटेशंस हैं, वो नोटेशंस मैं नेक्स्ट टाइम अगर नोट करूंगा तो ये स्टेटमेंट आपको रिलेट हो जाना चाहिए। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल इन द रेंज C2 C प्लस DC। तो ये पार्ट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि अभी आपको ये रिलेशन फाइंड करना है, तो इक्वलिटी पार्ट से पहले आप चेक करें, अभी मैंने हिंट किया कि ये बोल्ट्जमैन फैक्टर से रिलेट होगा। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। और 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस में जो ये स्फीयर बना, स्फेरिकल सेल बना इस रेंज के लिए, तो इस रेंज में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होगा। ये पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है शेप, ये स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम आप रेडियस के टर्म्स में 4 पाई r स्क्वायर डी आर पड़ता है। जो यहाँ पे स्पीड के टर्म्स में ये पार्ट बनेगा 4 पाई c स्क्वायर डी सी। इस रेंज ये स्टेटमेंट से आपको ये सभी को रिलेट हो जाना चाहिए। बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी टर्म बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में बोल्ट्जमैन फैक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे क्योंकि 3 डायमेंशन पार्ट है तो 3 डायमेंशन में ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन आपको पता चल गया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करके कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। PC DC इज इक्वल टू, ये मैंने कोई कांस्टेंट नोटेशन ए ले लिया, बट ये यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता रहा है। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, बीटा वैल्यू प्लेस करेंगे, एनर्जी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये फॉर्म आप लोगों ने बुक में m इंटू सी स्क्वायर बाई 2 kBT पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन फैक्टर के लिए, 4 पाई c स्क्वायर DC, वेयर a इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया। अब मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 0 टू इंफिनिटी जनरली कुछ भी हो सकती है, तो अगर आप स्पीड की ऑल वैल्यूज पे इस प्रोबेबिलिटी को आप इंटीग्रल करेंगे 0 टू इनफाइनाइट PC DC, तो ये 1 बनेगा। आप रिकॉल करिए, पोजीशन के लिए आपने प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में एक रेंज के लिए नोट किया था, फिर पोजीशन की वैल्यूज की ऑल वैल्यूज पे आपने इंटीग्रल किया तो प्रोबेबिलिटी 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको बताया होगा। तो ये कंडीशन से आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल बिटवीन 0 टू इंफिनिटी इज यूनिटी। इट मींस कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मॉलिक्यूल की स्पीड 0 टू इंफिनिटी में किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्पीड की वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी 100%, इस रेंज से बाहर कोई स्पीड वैल्यू नहीं लाई करेगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के इक्विवेलेंट जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इसको यूज करके आप ये कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब ये PC DC की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन मैंने नोट कर दिया, 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई 2 kBT, ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, c स्क्वायर DC इज इक्वल टू 1। अब ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको पहले क्वांटम मैकेनिक्स में मोर टाइम अप्लाई कराया है, नोट भी कराया है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 पाई ASH। सर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है सर। आ रहा सर, क्लियर है सर आ रहा है सर। कंटिन्यू करते हैं। ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जो एक्सपोनेंट है ये टर्म एज ए अल्फा कंसीडर होगा, और ये टर्म एक्स स्क्वायर पार्ट बताया था, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स पावर n dx, तो इसके इक्विवेलेंट इंटीग्रल को आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फैक्टर आप कंपेयर करें, दैट टाइम पे नॉट कराया इंटीग्रल वैल्यू गामा ऑफ n प्लस 1/2, यहाँ पे गामा 3/2 बने, डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर, अल्फा इन दिस केस इज m बाई 2 kBT, टोटल पावर 3/2 इज इक्वल टू 1। अब गामा 3/2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये कैपिटल A जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा, गामा 3/2 इज रूट π/2। ये पाई पावर 1 यहाँ पे है, रूट पाई यहाँ पे, तो पाई पावर 3/2 बनेगा।
ये 2 और ये 2 प्रोडक्ट होकर 4 बनेगा, इस 4 को एडजस्ट कर देगा। देन A इज इक्वल टू m बाई 2 पाई के बी टी टोटल पावर 3 बाई। तो आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। अब जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन था, जो आपको पहले मैंने स्टेटमेंट नोट कराया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल लाइज इन द रेंज, लाइज इन द इंटरवल, स्मॉल रेंज के लिए नोट कर रहे हैं, C2C प्लस PC। ये नोटेशन आपको बताया हुआ है PCDC। अब ये एक ही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो ये फॉर्म बनेगा m बाई 2 पाई के बी टी टोटल पावर 3 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई 2 के बी टी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। ये आपको एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। अगर आपको इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी पता है तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल से डिवाइड करेंगे या कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल का कोफिशिएंट लेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको पता चल जाएगा, या शार्प वैल्यू के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। बट ये जो रिजल्ट्स हैं वो 3 डायमेंशन के, ये जो आपको मैंने स्टेटमेंट बताया था, हिंट किया था कि वो 3 डायमेंशन के लिए है, तो ये 3 डायमेंशन के लिए अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले ऑल टर्म्स, ऑल रिजल्ट्स 3 डायमेंशन के लिए फाइंड करेंगे, फिर उसको 2 और 1 के लिए अप्लाई करेंगे। द प्रोबेबिलिटी of sharp value of speed, the probability of having sharp value, यहाँ तो रेंज के लिए था, यहाँ शार्प वैल्यू के लिए नोट था। C by a molecule, the probability of sharp value of speed C of a molecule। तो इंटरवल से डिवाइड करेंगे या इंटरवल के कोफिशिएंट को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इंटरवल को 1 कर दें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू PC, m बाई 2 पाई के बी टी टोटल पावर 3 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई 2 के बी टी 4 पाई सी स्क्वायर। ये बुक में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, हो सकता है सम बुक्स में डेरिवेशन लाइक दिस आपको रिलेट किया हो, या ये डायरेक्ट वहाँ पे नोट किया होगा। ओनली ये नोटेशन हो सकता है सम बुक में चेंज हो सकता है किसी बुक में ये f of c नोट किया हो। शार्प वैल्यू ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो उसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्ड भी यूज करते हैं। तो दिस टाइम रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड। जो आप गॉसियन फंक्शन भी पढ़ते हैं समटाइम, एक्स कोई अगर कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो उसी के इक्विवेलेंट पार्ट है यहाँ पे। बट ये स्पीड यहाँ पे कंफर्म है कि जो वेरिएबल है वो स्पीड के लिए आप यूज कर रहे हैं और 3 डायमेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता थी तो उस स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कोई एक रिजल्ट बताया, कोई प्रॉपर्टी आपको फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी से आप दैट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम मीनिंग यहाँ पे होगा। बट प्रोबेबिलिटी इन दिस केस साई मॉड स्क्वायर ना होके पीसी पार्ट है, तो इस पार्ट से आप किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड के लिए कितने मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अपने रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड किया हुआ है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेंज में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आइडिया हो जाएगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन पता चलेगा। शार्प वैल्यू के लिए इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपको पूछे जाएंगे किसी रेंज में किसी स्पीड के लिए क्या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ओनली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that having speed in the range C to C plus PC। एक स्मॉल इंटरवल, वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल रेंज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करना है, तो ये आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। ये C का फंक्शन है। अगर ये जो पहले N नोट किया है अगर उससे डाउट हो तो कोई अनदर नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको स्मॉल n कर दिया क्योंकि n पहले भी आपने यूज किया है। अगर उससे डाउट होगा, बट ये कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे, सम टाइम ये n नोटेशन आप n by v के लिए यूज करते हैं, तो अब की बारी n by v नहीं है, ये n के इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, वो स्टेटमेंट से आपको कंफर्म है। अगर नोटेशन से डाउट ना हो तो आप इसको n इंटू n c आप नोट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए कितने मॉलिक्यूल्स। मैंने इसको n c नोट कर दिया, बट रेंज के लिए n c d c आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उस पर्टिकुलर रेंज की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और ये फॉर्म आपने अभी फाइंड किया था। तो फॉर्म बनेगा n m by 2 पाई के बी टी टोटल पावर 3 by 2 एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई ट्वाइस के बी टी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। देखो सम बुक्स में ये 4 पाई फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता है इस पार्ट में यहाँ से हटा के, बट मैंने इसलिए आपको ये ऑल टाइम यहाँ पे नोट किया है जिससे आपको ये पता रहे कि ये 4 पाई कंडीशन स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम से आया है। रेंज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड कर लिया। शार्प वैल्यू के लिए नोट करेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
that have sharp value of speed c। तो शार्प वैल्यू के लिए इंटरवल का कोफिशिएंट आपको कंसीडर करना है। इस फॉर्म से डीसी को कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। m/2 पाई kbt टोटल पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई ट्वाइस kbt 4 पाई सी स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट आपको कंफर्म कराने के लिए मैंने ये नोटेशंस पहले बता दिए। आगे जब डायमेंशन चेंज करेंगे तो ये पार्ट नोट होते ही आपको ये स्टेटमेंट का आइडिया हो जाना चाहिए। ये पार्ट से आपको ये स्टेटमेंट का आइडिया हो जाना चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी स्पीड की ऑल वैल्यूज के लिए अगर आप कंटीन्यूअस पार्ट के लिए ऐड करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं स्पीड अब 0 से इन्फिनिटी तक डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आपने कंसीडर कर लिया कि स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, 2 इंटू 10 टू पावर मतलब 5 मीटर पर सेकंड है। डिफरेंट रेंज में आपने स्पीड की कुछ वैल्यूज कंसीडर कर ली। उस ग्रुप में पार्टिकल्स का नंबर भी आपको पता चल गया। अगर ऑल ग्रुप वाले पार्टिकल्स के नंबर को आप ऐड करेंगे तो गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने में ये रेंज के लिए जो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनको 0 टू इन्फिनिटी के लिए अगर आप इंटीग्रल कर दें तो यही पार्ट आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी पता है। n किसी पर्टिकुलर सैंपल ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट है, जो स्टेटमेंट में आपको मैंने पहले ही नोट करा दिया है n क्या रिप्रेजेंट करता है। ये आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रेशन नोट किया और पीसी डीसी इंटीग्रल वैल्यू आपको पहले बताया 1 है और इंटीग्रल वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करेंगे n में तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मैच करेगा। ये आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के लिए किए। तो ये आपको जो स्टेटमेंट मैंने नोट कराए हैं वो आगे रिक्वायर्ड होंगे रिजल्ट फाइंड करने के लिए 3 डायमेंशन। अब स्पीड के किसी फंक्शन का अगर आपको एवरेज फाइंड करना है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नोटेशन नहीं है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ स्पीड इट मींस ये सी स्क्वायर हो सकता है, सी पावर 5 हो सकता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी हो सकता है, कोई भी फंक्शन फॉर्म ये सी के लिए हो सकता है। अब इस फंक्शन ऑफ सी का एवरेज अगर आपको फाइंड करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर रहा हूं द मीन वैल्यू, मीन और एवरेज और क्वांटम मैकेनिक्स में एक एक्सपेक्टेशन वर्ड भी आप यूज करते थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ सी। तो समटाइम ये डैश ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं मीन वैल्यू के लिए। मैं ये नोटेशन एवरेज के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपको डिस्कस किया था तो मैंने मीन वैल्यू के लिए नोटेशन ले लिया। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप साई मॉड स्क्वायर जो साई स्टार साई रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स का कोई एवरेज कैलकुलेट करना था तो रिकॉल करिए साई स्टार फंक्शन ऑफ एक्स साई डी एक्स। अगर इस वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो ये फॉर्म आपको बताया था इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। बट पोजीशन स्पेस में ये जो पोजीशन ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर आएगा। यही पार्ट आपको डिस्कस किया था साई मॉड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स साई मॉड स्क्वायर डी एक्स। और साई मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको सपोज मैंने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में पी एक्स कर दिया। ये पॉइंट सभी को रिलेट हो गया वन डायमेंशन पार्ट के लिए। अगर मल्टी डायमेंशन होता तो ये डीटा बन जाता, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते तो आर की वैल्यू के लिए ये टर्म 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बन जाता। क्लियर है टर्म? अब आप यहाँ पे एनालॉजी करिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको यहाँ पे बताया और वेरिएबल की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन में अगर आप इंटीग्रल करें, अगर इस प्रोबेबिलिटी का करेक्ट फॉर्म आपको बताया, अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी का करेक्ट फॉर्म पता है तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी पीसी बनाएगा। बट अगर ऐसा हो सकता है कि समटाइम कोई फैक्टर मिस हो जाए आपसे, डिपेंडेंसी में कोई फैक्टर, ये जो फॉर्म मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ से कोई फैक्टर छूट जाए, 4 पाई छूट जाए या कोई यहाँ पे और फैक्टर छूट जाए, तो उससे ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करेंगे वो 1 नहीं आएगा। तो ये डिनोमिनेटर भी आप इंक्लूड कर दीजिए। अब पीसी का चाहे आपको करेक्ट फॉर्म पता हो, चाहे कोई फैक्टर वहाँ पे एब्सेंट हो जाए, अगर ये रिजल्ट आप फाइंड करेंगे तो ये ऑलवेज करता है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रिलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से तो आपको ये न्यू नहीं लगेगा। यही पार्ट आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी चेक कर सकते थे। 0 टू इन्फिनिटी एन सी फंक्शन ऑफ सी डी सी डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी एन सी डी सी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी और एनसी में एक कांस्टेंट फैक्टर का चेंज है, यहाँ पे एन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ से एडजस्ट हो जाएगा तो दोनों रिजल्ट आपको दोनों इंटीग्रल सेम कंडीशन दें। तो चाहे आप इस पार्ट से फाइंड करें चाहे आप इस पार्ट से फाइंड करें, आप एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सम टाइम आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड। रिकॉल करिए आपको हाइड्रोजन एटम या स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से पहले मैंने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस के लिए मेथड सजेस्ट किया था। वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, 0 के इक्वल प्लेस किया, आर की वैल्यूज फाइंड की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से 0 करके, फिर दीज वैल्यूज को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में प्लेस करके चेक किया कि वो नेगेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस आप फाइंड कर लें। तो सिमिलर मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। डेफिनेशन पहले नोट कर लें,
द वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच, जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म अभी फाइंड किया है वो मैक्सिमम को शो करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए ये पीसी पार्ट बताया है, इज मैक्सिमम। और इसी से आपको ये भी आइडिया होगा कि अगर ये मैक्सिमम है और इसमें कोई अपने कांस्टेंट फैक्टर एन मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट भी मैक्सिमम बनेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे मैक्सिमम बनेंगे। और बुक में आप ये डेफिनेशन भी पढ़े होंगे कि स्पीड की जिस वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम आएंगे, जिस ग्रुप के लिए स्पीड की ग्रुप की जिस वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम आ रहे होंगे जिस ग्रुप में, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। यही पार्ट आपको यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वाइज नोट कराया है, इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यही आपको डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस के लिए नोट कराया है। इसको सपोज सीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल को, तो यहाँ पे आप डी बाई डी सी करेंगे ऑफ पीसी, जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे, और d2 बाई डी सी स्क्वायर ऑफ पीसी एट सी इक्वल टू सीपी, दीज टू पार्ट से आप सीपी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड बताएगा। अगर आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फाइंड करना है तो डी बाई डी सी ऑफ एन सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप स्पीड की मोर वैल्यूज में से सेलेक्ट करेंगे किस वैल्यू पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कोई न्यू पार्ट नहीं है, जैसे ही आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वर्ड आया, ये रिजल्ट आपने क्वांटम मैकेनिक्स में वो टाइम फाइंड किया हुआ है। और ये आप फाइंड कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड 3 डायमेंशन के लिए क्या आएगा। आप चाहे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला एक्सप्रेशन यूज करें, चाहे प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट यूज करें। देखो आपको जब ये अप्लाई करना है या रिवाइज करना है तो मैं आपको ये फिर से हिंट कर रहा हूँ, आप ये कांस्टेंट को चाहे इग्नोर कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि बोल्ट्जमैन फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा और डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेंज के लिए जो भी शेप बनेगा वहाँ पे उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई। जनरल वर्ड वॉल्यूम ले रहे हैं, अगर लेस डायमेंशन में जाएंगे तो एरिया और लेंथ वो पार्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे आपको ये डिपेंडेंसी जरूर कंफर्म हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर में क्या स्पीड का डिपेंडेंसी है और यहाँ पे इंटरवल पार्ट में क्या डिपेंडेंसी है। बाकी फैक्टर को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो रिजल्ट आगे आपको ये एक्सप्रेशन बताया है या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए डेफिनेशन बताया है, वो कांस्टेंट फैक्टर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म इंक्लूड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से एडजस्ट हुआ है, जो फैक्टर आपसे एब्सेंट होगा या कोई फैक्टर एक्स्ट्रा अगर आप नोट कर रहे हैं। बट अगर डिनोमिनेटर को 1 करते हैं तो ये आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्म पता होना चाहिए विद करेक्ट कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। जो हो सकता है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ आप ये फैक्टर को भूल जाएं, इसलिए आप ये डिनोमिनेटर जरूर आप इंक्लूड करके चलें, ओनली वहाँ पे डिपेंडेंसी पे कंसर्न करते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस फाइंड करेंगे। तो जो पीसी पार्ट है मैंने यहाँ पे बाकी फैक्टर को हाइड कर दिया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई से, और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम ये सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। बाकी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे सी के रेस्पेक्ट में, चाहे तो आप इसको करेक्टली यूज कर सकते हैं। मैंने ये हिंट किया कि आप अगर भूल जाते हैं तब भी आपको ये रिजल्ट करेक्टली फाइंड हो जाएंगे। इसका डिफरेंशियल किया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज सच ये कांस्टेंट ले रहे हैं और सी स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2c मिलेगा, प्लस सी स्क्वायर कांस्टेंट इस एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंशियल एज सच एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया माइनस m बाई ट्वाइस केबीटी कांस्टेंट है, और सी स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2c मिलेगा। ये 2 एडजस्ट हो गया और यहाँ पे पावर क्यूब हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो ये टर्म मैंने इग्नोर किया था ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होता, और जब आप ये कॉमन लेते तो कॉमन लेके वो 0 में राइट साइड में इंक्लूड करके एडजस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे क्लियर नहीं किया। यहाँ से कॉमन लेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वायर बाई ट्वाइस के बी टी सी पावर 1 माइनस m बाई ये 2 माइनस m बाई के बी टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ये इस c को 0 करते हैं तो c की वैल्यू 0 बनेगी। अगर आप ये ब्रैकेट टर्म को 0 करते हैं तो ये के बी टी ट्वाइस के बी टी बाई m, और यहाँ से स्क्वायर में आप 0 कर रहे हैं तो मैथमेटिकली प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनेगा, 2 वैल्यूज बनेंगी और एक इन्फिनिटी। इस पार्ट को अगर आप 0 करेंगे तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू बनती है। बट यहाँ पे आप चेक करिए जब आप स्पीड वर्ड ले रहे हैं स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये माइनस साइन एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ से। ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। ओनली स्पीड में पॉजिटिव वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अगर ये वेलोसिटी होता तो प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ऑलवेज प्लस आएगा। तो मैथमेटिकली तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यूज भी आ रही थी, बट आपको नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। और जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 किया तो यहाँ से ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दीज 3 पॉजिटिव वैल्यूज पे 0 बने। अब चाहे तो फिर से यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशियल करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लें, बट आप ये रिकॉल करिए मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में जब लिमिटेड वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सजेस्ट तो किया कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने मोस्टली वैल्यूज को कंपेयर करके आपको ये बताया कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम बनेगा। वही मेथड मैं फिर से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू c इक्वल टू 0 पे आप जब चेक करेंगे तो इस c को आपने 0 किया फिर रिजल्ट 0 बन गया।
यही वैल्यू अगर आप सी को इन्फाइनाइट करेंगे तो सी को इन्फाइनाइट करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर से, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी बिहेवियर जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब इस वैल्यू पे अगर आप स्पीड की वैल्यू यहाँ पे आपने प्लेस किया तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये वैल्यू सी स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल माइनस 1 हो गया, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस की, और ये यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट फैक्टर इग्नोर किया था वो ऐसा ट्वाइस केबीटी बाई एम एक्सपोनेंशियल माइनस 1। तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और नॉन जीरो। तो सभी को ये कंफर्म है कि ये प्रोबेबिलिटी की दीज 3 वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू, और जब मैक्सिमम है तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड पता चलेगा। सीपी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर 3 डायमेंशन, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ 2 kbt बाई एम। और ये स्मॉल एम नोटेशन आप चेक करिए, मैंने 1 मॉलिक्यूल का मास बताया। ये नोटेशन हो सकता है पहले मैंने कहीं सैंपल का मास बताया हो, बट आज आपको जो स्टेटमेंट नोट कराया है आप चेक कर लीजिए, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। सम टाइम ये रिजल्ट जब आप कंपेयर करेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से 1 मॉलिक्यूल के मास से, अब आप ये 1 मॉलिक्यूल के मास को अगर आपको मोलर मास दिया हुआ है तो आप इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल से डिवाइड करके 1 मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेस करिए यही पार्ट को, NaKb न्यूमरेटर में कैपिटल R बन जाए, फिर 2RT बाई एम भी पढ़ा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, बट दोनों में m और स्मॉल n, kb और r क्या है ये आपको पहले बताया। ये स्टेटमेंट में पहले भी नोट कराया है, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज रॉन्ग ना हो आपको मैंने फिर से नोट कर दिया। दोनों से न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। अगर आप करेक्टली यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल का मास आएगा, अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोलर मास। ये पॉइंट सभी को क्लियर रहना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के टाइम पे मिस्टेक करें या आप डाउट क्रिएट करें। कैसे रिजल्ट बना है वो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई हुई है, आज फिर से सजेस्ट किया कि 1 मॉलिक्यूल का मास अगर आपको फाइंड करना हो मोलर मास से तो आप मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें और NaKb के प्रोडक्ट को आप R यूज कर सकते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया सेकंड रिलेशन यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस कैसे फाइंड करना है वो भी आपको सभी को क्लियर हो गया। यस सर। अब फाइंड करते हैं मीन स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड। इसको सम टाइम ये नोटेशन या ये नोटेशन आप लोग बुक में पढ़े होंगे। अगर आप गैस के लिए ऑब्जर्वेशन करें या एक मॉलिक्यूल के लिए आप ऑब्जर्वेशन करें तो एक मॉलिक्यूल का कोई स्पीड मिलेगा, नेक्स्ट टाइम पे कोई और स्पीड मिलेगा। अगर आपने उसको मोर टाइम तक ऑब्जर्व किया और स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज ऑब्जर्व हो रही हैं तो यहाँ पे आप उसका एवरेज फाइंड करेंगे, और एवरेज फाइंड करने के लिए भी आपको मैंने इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस किया, 0 टू इनफाइनाइट pc। अब फंक्शन ऑफ c के प्लेस पे आप यहाँ पे c नोट करेंगे, डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी pc dc। इस मेथड से आप एवरेज वैल्यूज फाइंड करें। ये आपको जो यहाँ पे ये पार्ट बताया है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ c के प्लेस पे आप जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है वो पार्ट प्लेस करें, तो यहाँ पे स्पीड का एवरेज फाइंड करना है तो स्पीड नोटेशन c मैंने प्लेस किया। अब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे फॉर्म जो आपको डिस्कस किया है, मैं फिर से स्पीड के टर्म्स में जो डिपेंडेंसी है उस पार्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, बाकी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मैंने इग्नोर कर दिया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम से c स्क्वायर टर्म बनेगा और c यहाँ पे है तो न्यूमरेटर में c क्यूब और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिट एक्सपोनेंशियल फैक्टर c स्क्वायर डी। और जो फैक्टर मैंने इग्नोर किया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब दोनों टर्म आप इंक्लूड करेंगे तो ये सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने एग्जैक्ट फॉर्म यूज किया तो डिनोमिनेटर को बंद कर सकते हैं। ये मैं मोर टाइम आपको सजेस्ट कर दिया हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको जो फॉर्म मेमोराइज करेंगे एग्जाम तक आपको करेक्ट फैक्टर्स मेमोराइज आएंगे तो आप डिनोमिनेटर को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। अब ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करके ये एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से स्क्वायर टर्म है एक्सपोनेंट में और यहाँ पे पावर 3 है, गामा n+1/2 तो गामा 2 बनेगा, डिवाइडेड बाई m/2 kbt पावर 2। ये न्यूमरेटर पार्ट इंटीग्रल की वैल्यू आपको नोट करें, तो डिनोमिनेटर के लिए नोट करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है, जो भी लास्ट पार्ट जब कांस्टेंट एक ही वैल्यू आपने फाइंड किया था तो दैट टाइम पे भी आपने सेम इंटीग्रल यूज किया। ये गामा 3/2 जिसको आप √π/2
नोट कर सकते हैं m/2 kBt पावर 3/2। ये गामा 2 है, फैक्टोरियल 1 बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे ये 2 और ये रूट पाई, m/2 kBt का पावर आप एडजस्ट करेंगे। m/2 kBt 2 - 3/2, 4 - 3/2 दैट इज 1/2। अब ये स्क्वायर रूट 2 kBt न्यूमरेटर पार्ट में नोट करेंगे, तो ये 2 और ये 2 को स्क्वायर रूट के इनसाइड में इंक्लूड करेंगे तो 4 कंडीशन आएगा, और 2 पहले से प्रेजेंट है तो ये 8 बन गया। ये रूट पाई स्क्वायर रूट के इनसाइड में इंक्लूड करेंगे तो पाई m। अगर ये 1 मॉलिक्यूल के मास में नोट कर रहे हैं, kb में नोट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म बनेगा। इसी को आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में भी नोट कर सकते हैं, दैट इज 8R कैपिटल T बाई पाई कैपिटल M। और कैपिटल M और R क्या है वो आपको लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया है। तो कैसे 3 डायमेंशन में एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे वो मेथड से आपको कंफर्म हो गया। और ये रिजल्ट आपको हो सकता है पहले मेमोराइज भी हो, और अगर भूल भी गए होंगे तो ये रिकॉल भी हो रहे होंगे कि 3 डायमेंशन में आपने ये रिजल्ट्स पढ़े हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड का ये फॉर्म पढ़ा है, और मीन स्पीड के लिए फॉर्म पढ़ेगा। नेक्स्ट आप नोट करेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको आप CRMS से रिप्रेजेंट करें। बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड को फाइंड करने से पहले आप मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करें, और लास्ट में आप रूट फाइंड कर सकते हैं। तो CRMS रूट ऑफ मीन ऑफ सी स्क्वायर, सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो अगर आप ये सी स्क्वायर एवरेज फाइंड कर लें, लास्ट में रिजल्ट फाइंड करके आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जो एवरेज के लिए आपको फॉर्म बताया है, वहाँ पे आप सी फंक्शन के प्लेस पे सी स्क्वायर रिप्लेस कर दें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्म प्लेस कर दें, तो आप एवरेज ऑफ सी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म प्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर सी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पार्ट से, और सी स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में तो सी पावर 4 बनेगी। ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर से आप अप्लाई करेंगे, तो पावर 4 है यहाँ पे, तो गामा 5/2 बनेगा, जिसको आप 3/2 इंटू गामा 3/2 आप नोट कर सकते हैं। और गामा 3/2 इज रूट 5/2 m/2 kBt पावर 5/2। ये न्यूमरेटर वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर वैल्यू गामा 3/2 दैट इज रूट 5/2 डिवाइडेड बाई m/2 kBt टोटल पावर 3/2। तो रूट 5/2 कैंसिल आउट हो गया। m/2 kBt का जो पावर है यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 3/2, तो 1 पावर प्रेजेंट रहेगा। तो ये फॉर्म आपको कंफर्म हो गया 3 kBt, और इस 2 से ये 2 एडजस्ट हो जाएगा बाई m। तो आपको यहाँ पे सी स्क्वायर एवरेज फाइंड हो गया, और CRMS फाइंड करने के लिए आप इस रिजल्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करें। CRMS स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBt बाई m, और इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 3 कैपिटल R T बाई कैपिटल M। मैंने ईच टर्म के लिए kb और R में रिजल्ट नोट किया है, सिंगल मॉलिक्यूल के मास और मोलर मास में रिजल्ट नोट किया है। तो 3 डायमेंशन में आप लोगों को जो ये मैंने एक्सप्रेशंस ड्राइव कराए हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्म आपको ये किया स्पीड के लिए, ये आप लोग पहले बुक में पढ़े होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे या 12th लेवल पे। तो ये रिजल्ट तो जैसे आपको रिवाइज कराने थे ये नोट हो गए। हो सकता है कि आप लोग पहले सम कैंडिडेट कोई बुक में सेकंड 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन के लिए भी पढ़े हों, बट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे तो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो डायमेंशन का क्या इफेक्ट आएगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे, जैसे ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन चेंज होगा, आप ये जो रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं एवरेज स्पीड, मीन आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्म जैसे ही चेंज होगा, सेम स्टेप्स फॉलो, सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। प्रोबेबिलिटी में डायमेंशन का क्या इफेक्ट आएगा वो आपको इस फॉर्म से कंफर्म होना चाहिए। जब आप ये डायमेंशन चेंज करेंगे, अब की बात 3 डायमेंशन था तो ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम बना रेंज ऑफ स्पीड के लिए, बट जैसे ही 2 डायमेंशन लेंगे तो 2 डायमेंशन में ये सर्कुलर रिंग बनेगा। ये पॉइंट पे सभी अलर्ट रहेंगे। 3 डायमेंशन में अगर रेंज ले रहे हैं तो रेडियस को आप इनफाइनिटेसिमली चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्फेरिकल सेल बनता है। अगर आप 2 डायमेंशन में रेडियस को चेंज करेंगे तो वहाँ पे सर्कुलर रिंग बनेगा। ये सभी को कंफर्म हो गया? जी सर। तो ये पार्ट चेंज हो जाएगा जैसे ही डायमेंशन चेंज करते जाएंगे। अभी मैंने पहले भी सजेस्ट किया, अब की 3 डायमेंशन में वॉल्यूम है, 2 डायमेंशन में एरिया आएगा, और 1 डायमेंशन में लेंथ वाला कंसेप्ट है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन में ये चेंज होने से, इंटरवल वॉल्यूम पार्ट जनरली चेंज होने से, ये फॉर्म में सी का पार्ट चेंज होता चलेगा। सी का जो डिपेंडेंसी है सी स्क्वायर सी, ये चेंज होने से प्रोबेबिलिटी का फॉर्म चेंज हो जाएगा।
तो डायमेंशन का इफेक्ट आएगा प्रोबेबिलिटी पे, और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आपने बाकी रिजल्ट्स डिफाइन किए हैं, तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन के चेंज होने से ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये सब चेंज हो सकता है। तो 3 डायमेंशन में जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, अगर डायमेंशन चेंज करेंगे, जो भी आगे कंटिन्यू करना है, उससे पहले 3 डायमेंशन में और भी पॉइंट आपको सजेस्ट है। अगर कहीं पे आपको अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो स्पीड की, डेल्टा सी फाइंड करना हो, जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने अनसर्टेनिटी या स्प्रेड और विड्थ वर्ड यूज करते हैं, तो ये रिजल्ट आपने फाइंड किया था ऑपरेटर के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस 1 पावर एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ पे सी ऑपरेटर, यहाँ पे स्पीड नोटेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर के लिए रिजल्ट पड़ा था, ये सभी को रिकॉल होना चाहिए। तो ये फॉर्म आप वहाँ पे यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे वेरिएबल है स्पीड, तो ए को मैंने स्पीड से रिप्लेस किया, बट यहाँ पे इसका ऑपरेटर बिहेवियर नहीं लेना है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं आप, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे। तो ये आपको डेफिनेशन अनसर्टेनिटी इन स्पीड के लिए फॉर्म बन गया, या विड्थ ऑफ स्पीड के लिए आपको फॉर्म। अब आपने ये दोनों रिजल्ट फाइंड किए हुए, सी एवरेज भी और सी स्क्वायर एवरेज। अगर आपको एग्जैक्ट बिहेवियर फाइंड करना हो तो आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, बाकी डिपेंडेंसी चेक करें अगर टेम्परेचर पे, तो सी एवरेज स्क्वायर T/m के प्रोपोर्शनल है, और जब एवरेज का स्क्वायर करेंगे तो ये भी T/m के प्रोपोर्शनल आएगा। जो पॉइंट मैंने अभी सजेस्ट किया सभी को क्लियर हुआ? जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ T/m के प्रोपोर्शनल। मैंने बाकी फैक्टर यहाँ पे कर लिए। ये सभी को क्लियर हुआ डिपेंडेंसी विड्थ का? डेल्टा सी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T/m। कई बार प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे टेम्परेचर का और मास का इफेक्ट आपको चेक करना होगा, तो ये दैट टाइम पे रिकॉर्ड। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी 3 डायमेंशन में, इसका एग्जैक्ट फॉर्म आपको पता है, एग्जैक्ट के लिए पता है, तो आप ये एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। आपको जस्ट ये विड्थ के लिए ये वेरिएशन शो करना था, जो आगे प्लॉट के लिए रिकॉर्ड होगा 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, जो आप प्लॉट करें। अब these 3 वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं, CRMS, सी एवरेज और CP। these 3 वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे रूट KBT/m है, यहाँ पे भी रूट KBT/m है, यहाँ पे भी रूट KBT/m है, तो ओनली ये मल्टीपल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। और जब आप कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे CRMS में ये रूट 3 है, और यहाँ पे रूट 8/पाई है, और यहाँ पे रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 8/पाई स्क्वायर रूट 2। अब आपको यहाँ पे CRMS और CP तो ऑटोमेटिकली कंपेयर हो रहे हैं कि रूट 3 रूट 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे, रूट 3 ग्रेटर वैल्यू है। अब आप ये 8/पाई को आप चेक करें, तो जब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 3.14, और 8 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा, बट 3 से लेस आएगा। तो आपको यहाँ पे दीज वैल्यूज को कंपेयर भी कर सकते हैं कि CRMS मैक्सिमम बनेगा, मीन वैल्यू इंटरमीडिएट आएगा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू CP बनेगा। CP स्मॉलेस्ट है these 3 टाइप ऑफ स्पीड में, एवरेज इंटरमीडिएट में लाइक करेगा। आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए एग्जैक्ट फॉर्म ये ड्राइव कराया है, m/2 KBT टोटल पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m/c²/2 KBT 4 c²। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए आपको नोट कराएं, सम टाइम आपको ये प्लॉट करना होगा। जब आप प्लॉट करेंगे तो एक टर्म आपको यहाँ पे हिंट किया था, अगर ये इंटीग्रल कर रहे हैं 0 to इन्फाइनाइट PCDC, ये फॉर्म पहले बता दिए गए हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे 0 to इन्फाइनाइट NCDC। किसी पर्टिकुलर गैस के लिए ये वैल्यू फिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू स्पीड की ऑल रेंज अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, ऑल वैल्यूज को इंटीग्रल करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है। अब आपको ओनली वेरिएशन क्वालिटेटिव प्लॉट अगर आपको करना है तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर और C², ये प्लॉट आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी किया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर और C² का मल्टी प्रोडक्ट का आपको प्लॉट करना है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ C के लिए देखो प्लॉट नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि C स्पीड है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपको प्लॉट करना है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ C के लिए C² कंट्रीब्यूट करेगा, और हायर वैल्यू ऑफ C के लिए एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगा, और इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए इसका प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग की वैल्यूज के लिए तो पैराबोलिक बिहेवियर जाएगा, फिर इंटरमीडिएट में मॉडिफिकेशन होगा, पीक मिलेगा, और पीक के आगे फिर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगा, तो डिकेइंग फॉर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल, और इन्फिनिटी पे ये टेंड्स टू 0 बन जाएगा। तो ये आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए शेप बनेगा 3 डायमेंशन। तो इस पर्टिकुलर शेप में आपको 3 टाइप ऑफ स्पीड को भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो पीक पार्ट है, इस पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो आपको ये हिंट किया है, ये CP वैल्यू है, जिस पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम बने, वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है।
वहाँ पे आपको ये कंपेरिजन बताया हुआ है, कितना फैक्टर हायर होगा वो आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव बिहेवियर में जैसे आपको शो करना है कि ये सी एवरेज और सी आर एम एस सीपी के राइट में लाई करें। ये वैल्यू नेक्स्ट मैंने सी एवरेज के लिए नोट कर दिया, फिर ये नेक्स्ट सी आर एम एस के लिए नोट कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस की, ये आपको प्लॉट करना। किसी को कोई प्लॉट में डाउट नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट टर्म का और सी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन पार्ट के लिए प्लॉट को सजेस्ट किया होगा। क्वालिटेटिव बिहेवियर यहाँ पे आपको फाइंड करना। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में इस 3 डायमेंशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का टेम्परेचर के लिए आपको इफेक्ट चेक करना है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं, एक बार आपने सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स कर दिया, एक बार आपने उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स कर दिया, तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या चेंज होगा। तो इसको यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करेंगे। मास को आप सेम ले रहे हैं, सेम गैस के आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर गैस का 5 मोल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर किया, फिर से सेम गैस के सेम अमाउंट को, इट मींस 5 मोल ऑफ दैट सेम गैस आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑब्जर्व किया, तो अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, गैस चेंज नहीं हो रही। जब गैस चेंज नहीं होगी तो गैस के जो मॉलिक्यूल पे यहाँ पे मास का नोटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, बट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर्स होंगे T1 T2, बट T2 को मैंने T1 से हायर लिया है और दोनों ही सेपरेटली कांस्टेंट। तो एक पार्ट तो आप यही शो कर सकते हैं। अब अगर ये T1 पे है तो T2 का इफेक्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे अगर ये फॉर्म पे चेक करें तो T यहाँ पे भी है और T यहाँ पे भी है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो ये वेरिएशन चेक करने के लिए कि हायर टेम्परेचर पे P की वैल्यू क्या होगी, विड्थ की वैल्यू क्या होगी, बट एक इजी अप्रोच है। अब यहाँ पे चेक करें ये इंटीग्रल पार्ट, दिस टर्म रिप्रेजेंट एरिया अंडर दिस कर्व। क्लियर है सभी को? जो पॉइंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर अलर्ट रहेंगे। ये सभी को क्लियर है कि ये एरिया अंडर द कर्व बोथ टेम्परेचर पे सेम आएगा। इस पार्ट से भी सभी को कंफर्म होना चाहिए। मैंने आपको ये हिंट किया कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप 5 मोल्स ले रहे हैं तो 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर इक्वल आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। वो हो सकता है कि किसी लोअर टेम्परेचर पे स्पीड की इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए मोर मॉलिक्यूल का कंडीशन आए, हायर स्पीड की वैल्यू के लिए लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कंडीशन आए। बट जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लोअर स्पीड ग्रुप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर स्पीड ग्रुप में मोर पार्टिकल्स हो सकते हैं, मोर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बट जब ऑल रेंज ऑफ स्पीड के लिए जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐड करेंगे वो अमाउंट तो हायर टेम्परेचर पे भी सेम ही रहेगा। और जब सेम होगा इट मींस फिर से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएंगे। तो ये इस पार्ट से भी आपको पता है, इस पार्ट से भी पता है। ये जो शेप होगा, अगर यही शेप प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्पीड का प्लॉट है, यही सेम शेप आपको एनसी वर्सेस सी बनेगा। ओनली ये अमाउंट चेंज हो सकता है, शेप क्वालिटेटिव बिहेवियर सेम आएगा, ओनली न्यूमेरिकल अमाउंट चेंज हो सकता है कि हाइट की जो वैल्यू है अभी पीसी के लिए ये वैल्यू 1 बनेगी, या मतलब जो भी पार्ट यहाँ पे है, बाकी के लिए फिर ये एन से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हायर हो सकती है, बट शेप सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्वालिटेटिव बिहेवियर शो किया है, क्वांटिटेटिव बिहेवियर में शो नहीं करना। तो ये सभी को कंफर्म होना चाहिए कि ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेंगे और एरिया यहाँ पे फिक्स है एक पार्ट पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। अगर सेम गैस लिया अमाउंट चेंज नहीं होगा एक टेम्परेचर से अंदर टेम्परेचर पे, सेम फिक्स रहेगा, तो आपको ये एरिया अंडर द कर्व सेम देना है। अब आप ये रिकॉल करिए थोड़ी देर के लिए इसको, एक मैंने ये शेप मान लिया। अब अगर ये रेक्टेंगुलर होता, अगर एरिया को फिक्स करना है तो इस रेक्टेंगल में ये कंफर्म होना चाहिए सेम एरिया के लिए, अगर ये हाइट बढ़ता है तो ये विड्थ डिक्रीज करेगा, अगर ये हाइट डिक्रीज होता है तो ये विड्थ इंक्रीज करेगा, तभी तो एरिया फिक्स रहेगा। ये पॉइंट सभी को रिलेट हुआ? यस सर। शेप यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, बट जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर ये साइड इंक्रीज करेगा तो ये साइड डिक्रीज होना चाहिए एरिया फिक्स करने के लिए। अगर ये हाइट अगर इंक्रीज हो रहा है तो विड्थ डिक्रीज होना चाहिए एरिया, तभी तो क्या कांस्टेंट रहेगा। अब आप जो भी इसमें इस साइड को अगर इजीली कंपेयर कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये साइड भी कंपेयर होगा। तो अब यहाँ पे चेक करिए, इस प्रोबेबिलिटी पार्ट को कंपेयर करना मोर डिफिकल्ट है, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपेयर करना मोर डिफिकल्ट है, बट आपको विड्थ इजीली कंपेयर हो रहा है, ये साइड इजीली कंपेयर हो रहा है। ये यहाँ पे स्प्रेड निकालते हैं आप तो वो आप इजीली कंपेयर हो रहा है कि हायर टेम्परेचर पे ये स्प्रेड हाई होगा, इट मींस ये विड्थ इधर बढ़ेगा, और अगर विड्थ बढ़ेगा तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट सभी को रिलेट हुआ? अगर टेम्परेचर हायर है तो हायर टेम्परेचर पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या एनसी का जो प्लॉट है उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी हायर टेम्परेचर, और जब हाइट डिक्रीज करेगी तो विड्थ इंक्रीज करेगी। एक तो ये पॉइंट आपको कंपेयर करना है हाइट और विड्थ वाले पार्ट को। और एक पार्ट और चेक करिए, ये सभी स्पीड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो इस पॉइंट पे जो ये सीपी वैल्यू है या सीआरएमएस है या सी एवरेज है, हायर टेम्परेचर पे वो हायर स्पीड की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट भी कंपेयर हुआ सभी को?
सर प्लीज एक बार रिपीट बोल दीजिए लास्ट लाइन। यहाँ पे आप चेक करिए सीपी वैल्यू टी पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। टू डिफरेंट कर्व में जब सीपी चेक करेंगे तो हायर टेम्परेचर के लिए हायर सीपी वैल्यू होगी या नहीं? तो पीक स्पीड की हायर वैल्यू साइड शिफ्ट होगा या नहीं प्लॉट में? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे अगर ये T1 पे पीक है, ये पीक T1 के लिए है, ये प्लॉट T1 के लिए है, तो T2 के लिए जब आप प्लॉट करेंगे तो उसका पीक किधर शिफ्ट होगा? इसके राइट नीचे साइड। की तरफ। यस सर, राइट वही टुवर्ड्स सीपी राइट। वैल्यू के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। इट मींस पीक यहाँ पे बनना चाहिए था। जब पीक राइट में शिफ्ट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के लिए बढ़ गया, और विड्थ बढ़ेगा तो हाइट इसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज करना है। तो यही पॉइंट्स आपको टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए मैंने सजेस्ट कर। ये जो मैंने अनदर प्लॉट शो किया है वो T2 के लिए है। इसका जो पीक है वो हायर स्पीड के लिए, आप हाइट को चेक कर सकते हैं। हाइट डिक्रीज किया, विड्थ ऑटोमेटिकली डिक्रीज क्यों होगा वो मैंने आपको सजेस्ट किया, कि एरिया यहाँ पे फिक्स रखना है और विड्थ इंक्रीज होगा हायर टेम्परेचर पे तो हाइट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना है, एरिया फिक्स करना है। T2 के लिए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप यहाँ पे कंफर्म। हाँ जी सर, जैसे जो लेकिन जो मोस्ट वेबल स्पीड होगा सर वो तो मतलब लोअर टेम्परेचर के लिए ज़्यादा होना चाहिए ना, मतलब अपनी चॉइस से क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बताया। अगर फंक्शन में x का लीनियर डिपेंडेंसी है तो इस फंक्शन को अगर 2x की वैल्यूज के लिए कंपेयर करो तो x एक बार आप 2 पे कंपेयर कर रहे हो, x एक बार 4 पे कंपेयर कर रहे हो, तो आप ये बताओ फंक्शन की वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए ज्यादा होगी? सर 4 के लिए। 4 के लिए। अगर ये स्क्वायर रूट होगा तब किसके लिए ज्यादा होगी? तब भी 4 के लिए ही होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंफर्म हुआ? सर। तो सीपी में स्क्वायर रूट ही नहीं है क्या? बोलिए। समझ आ गया सर। तो अपनी चॉइस से क्यों थिंक कर रहे हैं? कोई तो लॉजिक लगाइए। इफेक्ट ऑफ मास। इफेक्ट ऑफ मास यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए आपको टू डिफरेंट गैसेस को कंपेयर करना है एट द सेम टेम्परेचर। टू डिफरेंट गैसेस के सेम अमाउंट को आप कंपेयर करें, ठीक है? अगर आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज 50 डिग्री ये सेंटीग्रेड स्केल पे ले रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन स्केल पे आपने ये 273 प्लस 50 कर दिया सेम टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ये मास जब टू डिफरेंट गैसेस लेंगे तो मॉलिक्यूल के मास डिफरेंट आएंगे। M1 M2 टू डिफरेंट नोटेशन मैंने कंसीडर कर दिया। बट अगर आप कंपेयर करें हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस पे जा रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल, एक आपने हाइड्रोजन गैस का सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया और एक ऑक्सीजन गैस का सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया, तो मास किसका लार्ज है? ऑक्सीजन के लिए। तो एक बार आपने हाइड्रोजन गैस कंसीडर किया, एक बार ऑक्सीजन गैस कंसीडर किया, तो दोनों में मास डिफरेंट आएंगे, तो ये मास वैल्यू चेंज है, ये मास का इफेक्ट चेक करें। बट दोनों को सेम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करना है। तो ये M2 वैल्यू को मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया और दोनों के अमाउंट भी सेम ले रहा है। N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेकंड गैस, ये दोनों सेम लेते हैं, ये सेपरेटली कांस्टेंट है। क्योंकि जब तक अमाउंट आप सेम नहीं लेंगे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते प्लॉट में। रीजन क्या है? क्योंकि ये एरिया फिर से आपको फिक्स करना है। अगर ये अमाउंट चेंज कर देंगे तो दोनों गैसेस के लिए एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट आएंगे, जिसमें आप फिर कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम लिए हैं, अमाउंट सेम लिया है, मास डिफरेंट है, बट सेम टेम्परेचर का ऑब्जर्व करेंगे। और फिर से आप चेक करें ये फंक्शंस में मास यहाँ पे भी है, एक्सपोनेंट में भी है। हो सकता है आप मास से इजीली कंपेयर ना कर पाए यहाँ पे, बट फिर से इस पार्ट पे जाइए, these three speeds के एक्सप्रेशन पे जाइए। all these three speeds are inversely proportional to square root of mass, width is inversely proportional to square root of mass। तो हायर मास के लिए ये CP वैल्यू लोअर आएगा। तो ये जो शेप आपने ड्रॉ की है ये फिर से सिमिलर शेप ड्रॉ कर दीजिए, ओनली ये नोटेशंस जो T1 T2 के लिए थे वो की बार M1 M2 में एक्सचेंज कर दीजिए। ये टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हैवियर मास के लिए ये पार्ट बन जाएगा और लाइटर मास के लिए ये पार्ट बन जाएगा। पीक को ऑब्जर्व करके ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैवियर M2 है और लाइटर M1 है। तो हैवियर के लिए पहले आपको नोट करना है, ये लाइटर के लिए, क्योंकि हैवियर के लिए जो मोस्ट ओवल स्पीड होगा वो लाइटर पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोस्ट ओवल स्पीड उससे लेस आएगी। तो ये लेस वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ये प्लॉट क्लियर हो गए सभी को? यस सर। और ये एग्जाम में सर पूछा है पेज नंबर
पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 1। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। टेम्परेचर का इफेक्ट वहां पे पूछा है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट को आपको कंपेयर करना है। ओनली नोटेशंस चेंज है, बाकी मैंने जो यहाँ पे स्पीड का नोटेशन सी लिया है, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में स्पीड का नोटेशन भी दिया हुआ है। फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस T1 greater than T2, the qualitative temperature dependence of the probability distribution FV of the speed V of a molecule in 3 dimension is correctly represented by the following figure। तो T1 greater than T2 है, तो हायर टेम्परेचर के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हायर आएगा, ये रेफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब T1 के लिए स्पीड हायर है, ए में भी हायर है, बी में भी हायर है, और सी में इक्वल दिए हुए हैं, डी में लेस दिया हुआ है, तो बी और सी रॉन्ग हो गए, ए और बी में करेक्ट बन सकता है। अब आपको ये कंपेयर करना है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सेम रखना है, और एरिया अंडर द कर्व सेम रखने के लिए आपको हायर टेम्परेचर पे जो हाइट है वो लेस लेना है, जो आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। दीज 2 पॉइंट यहाँ पे कंपेयर करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। हायर टेम्परेचर पे पीक वैल्यू हायर स्पीड साइड शिफ्ट होगा, और उसका जो पीक की जो वैल्यू है वो लेस आएगा, हाइट उसकी लेस आएगी, वो आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें। तो 3 डायमेंशन के लिए कैसे रिजल्ट फाइंड करने थे वो आपको मेथड कंफर्म हो गया। टेम्परेचर का और मास का क्या इफेक्ट है वो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे डायमेंशन का इफेक्ट चेक करने के लिए 2 डायमेंशन में सिमिलर रिजल्ट फाइंड करते हैं। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 डायमेंशन। तो जो स्टेटमेंट आपने नोट किया है वो सेम रहेगा, ओनली चेंज होगा इस स्टेटमेंट में। कंसीडर अ गैस ऑफ कैपिटल N नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m हैविंग स्पीड c filled in a container of volume v। ये पार्ट को आपको चेंज करना है, filled in a 2 dimensional container of area A। बाकी स्टेटमेंट वहां से कंसीडर से लेके सेम रखेंगे। filled in a container और 2 dimensional container, यहाँ पे डायमेंशन मेंशन भी किया हुआ है, फिर से चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ऑफ एरिया कैपिटल A एट टेम्परेचर, और यहाँ पे वर्ड जरूर यूज करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल। तो 2 डायमेंशन में आपको यहाँ पे ओनली 2 साइड कंसीडर करनी है, 2 एक्सिस कंसीडर करनी है, ये Vx और ये Vy। तो यहाँ पे शार्प वैल्यू के लिए तो सर्किल बनेगा, और रेंज वैल्यू के लिए सर्कुलर रिंग बनेगा। और ये नोटेशंस के स्टेटमेंट मैंने पहले बताए हुए हैं, पीसीडीसी ये नोटेशन मैंने लिखा है, बट आपको ये पता है ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मैंने जो 3 डायमेंशन के स्टेटमेंट बताए वो सेम रहेंगे। ये चेक करिए, ये पीसीडीसी यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया है, ये नोटेशन से आपको ये स्टेटमेंट्स रिकॉल हो जाने चाहिए कभी। तो बार बार ये स्टेटमेंट नोट नहीं करूँगा, नोटेशन पहले 3 डायमेंशन बताए वो सेम रहेंगे, जो चेंज था वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। दिस प्रोपोर्शनल टू, और डायमेंशन के इफेक्ट से बोल्ट्जमैन फैक्टर पे कोई चेंज नहीं आता, एनर्जी के एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं आता इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। बट यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इसका अब की बार सर्कुलर रिंग का एरिया आपको प्लेस करना है, और सर्कुलर रिंग का एरिया आप लोग 2πr dr पढ़ते हैं रेडियस के टर्म्स में, और यहाँ पे ये c है। ये सभी को क्लियर हो गया? प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप एलिमिनेट करेंगे, बट थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ये जो ए नोटेशन था इससे आपको अगर डाउट रहेगा तो कोई और नोटेशन आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए आप यूज करें। PCDC इज इक्वल टू a डैश, मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अब की बार a डैश ले ली। अब इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट PCDC इज इक्वल टू 1 करके ये a डैश की वैल्यू बहुत जल्दी से एक बार कंफर्म कर लीजिए, एक बार फाइंड कर लीजिए कि क्या वैल्यू आई, कैलकुलेट करके बताएंगे इस इंटीग्रल पार्ट से, वोल्टेज का फॉर्म आप यूज करें। m/2π/kT। मेमोरी बेस बता रहे हैं कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके सर गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करिए। यहाँ पे c पावर 1 है, यहाँ पे n+1/2 गामा 1 दैट इज फैक्टोरियल 0, ये 1 हो गया। यहाँ से a डैश आपको कंफर्म है, ये 2 फैक्टर हो चुका है, ये 2 एडजस्ट हो गया, m/2π/kBT। देखो ये
मैंने इंटीग्रल्स पार्ट से आपको कंफर्म करने के लिए बोला। जब एक बार कंफर्म हो जाएगा तो आप नेक्स्ट टाइम आप इसको एनालॉजी से नोट कर सकते हैं। सेकंड वेट करेंगे जरा। फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, स्लाइड खत्म हो गई। कंटिन्यू करते हैं। ये डैश आपने फाइंड कर लिया, अब ये यहाँ पे प्लेस करेंगे। पी सी डी सी इज इक्वल टू एम बाई 2 पाई के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम इंटू सी स्क्वायर बाई ट्वाइस के बी टी 2 पाई सी डी सी। सी से आपको रेंज वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंफर्म हो गए। कैपिटल एन ओनली मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पार्ट, प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए। शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए आपको ये नोटेशन बताया था, एम बाई 2 पाई के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम इंटू सी स्क्वायर बाई ट्वाइस के बी टी। ये इंटरवल का कोफिशिएंट आप फाइंड करेंगे। शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कंडीशन फाइंड करना है। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ओनली एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको जो 3 डायमेंशन के रिजल्ट मैंने बताए हैं, आप यहाँ पे दीज पार्ट में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में एक तो यहाँ पे चेंज था, पावर 3/2 था, ये फैक्टर सेम था। यहाँ पे ये 4 पाई सी स्क्वायर टर्म था। यहाँ पे सेम मीनिंग आपको कंफर्म हो गया। बट 2 डायमेंशन के लिए चेक करिए, एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो सेम है। तो यहाँ पे पावर चेंज हुआ है, ये 2 के फैक्टर से पाई फैक्टर में मॉडिफिकेशन हुआ, और ये सी का पावर भी 1 से चेंज हो गया। जैसे जैसे डायमेंशन को यूनिटी से चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पे टोटल यहाँ पे पावर में चेंज होगा और यहाँ पे स्पीड के पावर में भी चेंज आएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट पी सी डी सी, ये फॉर्म अभी भी बन रहेगा। इंटीग्रेशन एन सी डी सी 0 टू इनफाइनाइट, ये अभी भी सेम रहेगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के जो फॉर्म बताए हैं वो सेम रहेगी जनरल एक्सप्रेशन के लिए। मोस्ट ओवर वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। बट अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है मोस्ट ओवर स्पीड का, तो आप यहाँ पे फिर से स्टेप फॉलो करेंगे। 2 डायमेंशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डेफिनेशन और मेथड सेम है, ओनली वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो आपको अभी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो डी बाई डी सी ऑफ पी सी वैल्यू, और पी सी में मैंने बाकी फैक्टर को इग्नोर किया, ओनली स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड किया। डिफरेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट, सी का डिफरेंशियल 1 प्लस सी कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल करेंगे। एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया माइनस एम बाई 2 के बी टी कांस्टेंट है, सी स्क्वायर के डिफरेंशियल से ट्वाइस सी 2 एडजस्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे कॉमन है, 1 माइनस एम इंटू सी स्क्वायर बाई के बी टी। यहाँ से ये ब्रैकेट वैल्यू को 0 किया तो मैथमेटिकली फिर से स्पीड की 2 वैल्यूज मिलेंगी, बट वहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करना है। इस पार्ट को 0 करेंगे तो प्लस माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, बट यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करना है। तो फिर से इस एक्सप्रेशन में अगर आप इन्फिनिटी वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 बनेगा। अगर आप सी को स्क्वायर रूट के बी टी बाई एम प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगा और नॉन जीरो बनेगा। वो आप जैसे मैंने 3 डायमेंशन में आपको हिंट किया, आप चेक कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल ऑफ स्पीड आप कंपेयर करिए, ये के बी टी बाई एम स्क्वायर रूट बना, जबकि 3 डायमेंशन पे यहाँ पे 2 फैक्टर था। तो ऑल डायमेंशन में ये वैल्यू सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मोलर मास स्क्वायर रूट आर टी बाई एम। वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अगर डायमेंशन स्पेसिफाई किया तो दैट डायमेंशन में फाइंड करेंगे, अगर डायमेंशन का स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप उसको 3 डायमेंशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैंने सीपी वैल्यू आपको डिस्कस कर दिया 2 डायमेंशन के लिए। अब 2 डायमेंशन के लिए आप लोग बहुत जल्दी से एवरेज स्पीड फाइंड करें।
आपको मैंने 3 डायमेंशन में ये डिनोमिनेटर में इंक्लूड किया था, ये आपको मल्टीपल फैक्टर को इग्नोर करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं करेक्टली वो फैक्टर, ये डिनोमिनेटर को फिर से आप चाहें तो 1 कर लें, रिजल्ट तब भी मैच कर जाएगा। ये वैल्यू को फाइंड करिए, फिर आप CRMS फाइंड करेंगे। रूट पाई KBT by 2n। सभी का रिजल्ट मैच कर रहा है? these 2 रिजल्ट्स को आप चेक कर लीजिए। और फिर से ये अगर वैल्यूज को कंपेयर करें तो यहाँ पे पाई बाई 2 है, ये 2 फैक्टर है और यहाँ पे फैक्टर 1 है। तो ये फिर से कंपेयर करेंगे तो ये CP स्मॉलेस्ट बनेगा, C एवरेज इंटरमीडिएट आएगा और RMS वैल्यू लार्जेस्ट बनेगा, these 3 स्पीड्स में। डेल्टा C फिर से कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर रूट T by M के अभी भी प्रोपोर्शन रहेगी। ओनली मल्टीपल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, बाकी डिपेंडेंसीज मैच करती हैं। कंफर्म हो गया ये रिजल्ट? Yes, sir. 1 डायमेंशन के लिए डिस्कस करते हैं। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में ओनली 1 एक्सिस होगी और रेंज के लिए आप एक इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो जहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट नोट कराया था कंसीडर गैस, तो इस 2 डायमेंशन में आपको यहाँ पे लेंथ वर्ड आ जाएगा। रेंज के लिए DC और लेंथ के लिए आप C नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे वो आप चेक कर सकते हैं। तो रेंज वैल्यू के लिए PC DC प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल, यहाँ पे लेंथ इंटरवल बनेगा, लाइन इंटरवल बनेगा। फिर से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करने के लिए। इंटीग्रल 0 to इनफिनाइट PC DC इज यूनिटी, ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लें ये पार्ट मैच करता है कि नहीं। कंफर्म हुआ? अप्लाई करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. स्मॉल रेंज इन्फिनिटेसिमल रेंज के लिए PC DC m by 2 pi KBT टोटल पावर 1 by 2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर और इंटरवल। अब आप ये डायमेंशन वाइज कंपेयर करते चले जाइए। 1 डायमेंशन में ये हाफ है, 2 डायमेंशन में 2 by 2, 3 डायमेंशन में 3 by 2। मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कराया, आपको ये हिंट किया, बट आप रिकॉल करिए लास्ट 2 डायमेंशन में आप चेक करें, ये पावर यहाँ पे आपका 1 है, 1 का मतलब 2 by 2। तो 2 डायमेंशन में डायमेंशन बाई 2 आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 1 डायमेंशन के लिए 1 by 2, 2 डायमेंशन में 2 by 2 और 3 डायमेंशन में 3 by 2। एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑल डायमेंशन के लिए सेम। अब इसके साथ ओनली डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटरवल पार्ट मल्टीप्लाई करना है। 1 डायमेंशन में लाइन एलिमेंट, 2 डायमेंशन में एरिया सर्कुलर रिंग का एरिया और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम।
ये इजीली आपको डायरेक्ट नोट जाएगा। शॉर्ट वे में अगर आप ये भूल जाते हैं क्या पार्ट आएगा तो आप डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शार्प वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए m/2 पाई kbt, टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर। रेंज वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। शार्प वैल्यू के लिए ओनली n यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इन नोटेशन के मीनिंग पहले आपको बताए हुए हैं। बहुत जल्दी से सीपी वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज सच -m × c बाई kbt इज इक्वल टू 0। जब ये फैक्टर को 0 करेंगे तो c वैल्यू 0 बनेगा, और ये 0 करेंगे एक्सपोनेंशियल फैक्टर को तो c वैल्यू इनफाइनाइट बनेगा। यहाँ से फिर से आपको कंफर्म है, इन्फिनिटी पे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फैक्टर की तो एक्सपोनेंशियल -∞ 0 बनता है। तो पीसी वैल्यू एट c इक्वल टू इनफाइनाइट 0 है, और पीसी वैल्यू एट c इक्वल टू 0 जब आप इस फैक्टर में प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है, तो m/2 पाई kbt पावर हाफ बन जाएगा, जो पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए आपको ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बन रहा है, तो ये सीपी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, 0 बनेगा। ये वैल्यू को फाइंड करेंगे, मैच करेंगे वैल्यूज। अप्लाई करिए, सभी ट्राई करेंगे। ओनली मैथमेटिकल इंटीग्रेशन पार्ट है जो आपको हिंट कर दिया है पहले, मोर टाइम अप्लाई कराएं ये फॉर्म, तो ये आप चेक करें कि वैल्यूज मैच करती हैं। तो ऑल डायमेंशन में एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और सीआरएमएस वैल्यूज आप कंपेयर कर लें, मैच नहीं करती, और ये मैच नहीं करेंगी तो ये रिजल्ट जहाँ आपको रिकॉर्ड होंगे डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट ही आप अप्लाई करेंगे। सीपी वैल्यू ऑल टाइम नॉन जीरो नहीं है, वन डायमेंशन में 0 है, वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सबके लिए आपको ये डिस्कस कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप कंपेयर करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू सीपी है और लार्जेस्ट वैल्यू सीआरएमएस है। नेक्स्ट आप नोट करेंगे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने अभी स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वेलोसिटी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट करें 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन। मैं स्टेटमेंट फिर से आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कंसीडर ए नॉन रिलेटिविस्टिक गैस, तो आप अगर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लेंगे उससे भी आपको नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट पता चल जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N नॉन इंटरेक्टिंग molecules, each of mass small m and having velocity
जहाँ पे स्पीड था ओनली ये वेलोसिटी वर्ड चेंज कर दिया है, नोटेशन वेलोसिटी के लिए वेक्टर v एंड एनर्जी समटाइम मोमेंटम के टर्म्स में भी डिफाइंड होगा। नॉन इलेक्ट्रिसिटी केस के लिए आपने v²/2m पढ़ा है, वेलोसिटी के लिए हाफ mv²। फील्ड इन ए 3 डायमेंशनल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, ये पोर्शन पार्ट के लिए वॉल्यूम v है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल Q। तो यहाँ पे आपको ये वेलोसिटी के लिए डिसीजन लेना है। तो आप वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी में 3 कंपोनेंट्स आएंगे, vx, vy एंड vz इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो dvx, dvy, dvz। तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जब इसमें चेंज निकालेंगे इनफाइनेटेसिमल चेंज, तो दीज 3 साइड के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट चेंज होगा। यहाँ से जो शेप बनेगा वो क्यूबॉइड शेप बनेगा, और क्यूबॉइड शेप के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी स्पेस के लिए वो dvx, dvy, dvz बनेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अगर यही पार्ट आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यही पार्ट बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, ये आप रिकॉल करिए डी टॉ के लिए r² sin थीटा d थीटा d फाई dr, ये टर्म स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट होता है। तो सिमिलर फॉर्म आपको यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे नोटेशन v² रिप्लेस कर देना। अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पार्ट के लिए। कार्टेशियन में ये पार्ट आपको यूज करना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये पार्ट यूज करना है। अब आपको यहाँ पे मैं फिर से एक स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ वेलोसिटी पार्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी of having velocity by a molecule in very small interval or in that range v2 v plus dv, v आपको यहाँ पेंट किया है, dv पार्ट आपको यहाँ पेंट किया है, 3 डायमेंशन पार्ट है। तो लेफ्ट साइड में ओनली नोटेशन है ये वेलोसिटी v के लिए, और यहाँ पे जब आप इंटरवल लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम एलिमेंट आपको इंक्लूड करना है 3 डायमेंशन के लिए, और वॉल्यूम एलिमेंट आपको यहाँ पे बताया dvx, dvy, dvz। चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आप इंक्लूड कर लें और लास्ट में आप e की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, और e को आप ये फॉर्म प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस mv²/2 kbt dvx, dvy, dvz। यहाँ पे आप 4πv² dv मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे ये वेक्टर के साथ साथ आपको डायरेक्शन पार्ट भी इंक्लूड करना था वेलोसिटी में, जिससे ये शेप स्फेरिकल सेल नहीं बनेगा, ये क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये पार्ट आप नोट करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो की बार आपको, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ट्रिपल इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन -∞ to +∞, प्रोबेबिलिटी फॉर वेलोसिटी v dvx, dvy, dvz इज इक्वल टू 1। ये फैक्टर को आप यूज करेंगे, और जब प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आप फाइंड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर की वैल्यू m/2π kbt पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mv²/2 kbt dvx, ये लेफ्ट में वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एलिमेंट dvx, dvy, dvz। तो ये आपको रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्म बनेगा। अब इसी पार्ट को यहाँ पे लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, m/2π kbt टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल -mvx²/2 kbt dvx, m/2π kbt पावर हाफ एक्सपोनेंशियल -mvy²/2 kbt dvy मल्टीप्लाइड बाई m/2π kbt पावर 1/2। ये सेपरेटली यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, ईच डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, ईच कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग हाफ पावर इंक्लूड कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जो v² था उसको आप vx² + vy² + vz² नोट करेंगे। एक्सपोनेंशियल में एडिशन है तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन नोट करते हैं। एक्सपोनेंशियल -mvz²/2 kbt dvz, लाइक दिस भी आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो शार्प वैल्यू के लिए आपको ये इंटरवल एलिमिनेट कर देने हैं, बाकी फैक्टर आपको ऐसे रखना है। तो दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी फॉर शार्प वैल्यू, प्रोबेबिलिटी फॉर शार्प वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग sharp value of velocity v by a molecule। तो इंटरवल पार्ट यहां से एक्सक्लूड करेंगे। ये फॉर्म आपको यहां पे, तो ये 3 डायमेंशन के लिए मैंने आपको यहां पे हिंट किया। अब किसी पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का अगर आपको एवरेज फाइंड करना है, जैसे आपने स्पीड का एवरेज फाइंड किया फंक्शन पार्ट ऑफ स्पीड के लिए, यहाँ पे वेलोसिटी के किसी फंक्शन का आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइक दिस में भी वेक्टर हो सकता है, या आप ये पार्ट लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, एफ वी एक्स वी वाई वी जेड, दोनों मीनिंग सेम है। वेक्टर में 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट्स हैं। ये पार्ट के एवरेज के लिए आप वेलोसिटी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव आएगा। तो अब की बार यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट जो स्पीड में आप 0 टू इन्फिनिटी ले रहे थे, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर वेलोसिटी, जिस पार्ट का आपको एवरेज करना है वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डायमेंशन में वॉल्यूम एलिमेंट आप इंक्लूड करेंगे, dvx, dvy एंड dvz। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म आपको मेमोराइज है तो डिनोमिनेटर को 1 कर सकते हैं। अगर कोई फैक्टर आपसे एब्सेंट होगा तो डिनोमिनेटर आप, ये ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा यहाँ पे, ईच के लिए लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, 3 डायमेंशन पार्ट के लिए। अगर आप एनालॉजी करें स्पीड पार्ट से, तो जो डायरेक्शन का कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी में एक तो लिमिट में चेंज हुआ है, और ये वॉल्यूम एलिमेंट अब की बार यहाँ पे क्यूबॉइड के लिए नोट किया है। अगर आपको 3 डायमेंशन में वेलोसिटी के किसी एक कंपोनेंट का एवरेज कैलकुलेट करना, अभी ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्म मैंने सेपरेट यहाँ पे कराया है, ये पार्ट आपको यहाँ पे नोट कराया है। इसमें वेरिएबल्स एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोबेबिलिटी में सेपरेट हुए हैं। प्रोडक्ट में आप नोट कर पा रहे हैं। तो इंटीग्रल के लिए जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक्स डिपेंडेंट इंटीग्रल को आप सेपरेट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, बाकी फैक्टर को मैंने इग्नोर कर दिया, एक्सपोनेंशियल -m vx² बाई 2i kbt vx, जिसका आपको एवरेज फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई कर दिया dvx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -m vx² बाई 2i kbt dvx। ये टोटल कंडीशन जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है वो मैंने आउटसाइड बना। y कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम बनेगा। ओनली x कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेंड है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के लिए सेम बनेंगे। तो आप चाहे इनको कैलकुलेट करके कैंसिल आउट करें, चाहे विदाउट कैलकुलेशन आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हैं। अगर आप x कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो उसमें y और z कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का रिजल्ट फाइंड करेंगे तो ये आप इंटीग्रेशंस आप चेक करिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम है, ये बिफोर कैलकुलेशन भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओनली आपको ये सिंगल इंटीग्रल न्यूमरेटर में x कंपोनेंट के लिए और डिनोमिनेटर में आपको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड वैल्यू ऑड, ये सभी को कंफर्म होना चाहिए। अगर इंटीग्रेंड को चेक करना इवन और ऑड, तो आप यहाँ पे जैसे x को -x करते थे तो vx को -vx करेंगे। जैसे vx को -vx किया तो ये स्क्वायर वाला टर्म तो अनचेंज रहा, ओनली इस पार्ट से ये इंटीग्रेंड माइनस हो गया, माइनस होने से ऑड हो गया। तो इंटीग्रेंड ऑड है, लिमिट इक्वल अपोजिट है। हाँ जी सही, सेकंड टर्म में y वाली टर्म में ये vy और vz e की एक्सपोनेंशियल के बाद सर वो भी आएगा ना? क्या पार्ट आएगा बोलिए सर dvy से पहले vy वाला पार्ट भी आएगा ना वेलोसिटी ऊपर न्यूमरेटर में? लेकिन एक्सपेक्टेशन तो उसकी निकाली ना, x कंपोनेंट की। यहाँ पे चेक करो। ओके ओके सर, ओके। तो ये टर्म को आप चेक करिए, ये ऑड होने से ये न्यूमरेटर में जो इंटीग्रेंड है फर्स्ट इंटीग्रल वो 0 बन गया। सभी को क्लियर रहेगा ये पार्ट? यस सर, यस सर। अगर आपको vx और vy के प्रोडक्ट का एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको इस पार्ट में vx vy प्रोडक्ट रखेंगे। तो जैसे यहाँ vx आया है यहाँ पे तब vy भी आ जाएगा, तब ये इंटीग्रेंड भी 0 बनेगा, इंटीग्रल भी 0 बनेगा और ये इंटीग्रल भी 0 बनेगा। बट कोई एक इंटीग्रल भी अगर 0 आ जाएगा रिजल्ट तो 0 ही बनेगा, तो ये टर्म भी 0 है। अगर 3 कंपोनेंट के प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको फाइंड करना हो तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में vz आ जाएगा, तो न्यूमरेटर के 3 इंटीग्रेशंस वैल्यू सेपरेटली 0 बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कंपोनेंट 0 शो किया, 2 कंपोनेंट का प्रोडक्ट 0 शो किया और 3 कंपोनेंट का प्रोडक्ट भी 0 है।
सिमिलरली अगर आप वी वाई कंपोनेंट का एवरेज कैलकुलेट करते तब ये वी एक्स यहाँ पे एक्सक्लूड होकर यहाँ पे वी वाई आ जाता है, बट एक इंटीग्रल वैल्यू जीरो होने से टोटल प्रोडक्ट वैल्यू जीरो बन जाता है। ऐसे ही जेड कंपोनेंट के लिए जीरो बनता है सेपरेटली। तो इंटीग्रल कंपोनेंट्स के एवरेज वैल्यू जीरो है जो स्पीड में जीरो नहीं थे। तो वेलोसिटी का अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो ये वैल्यू जीरो बनेगा। जब यहाँ पे इस पार्ट का एवरेज फाइंड करेंगे तो कंपोनेंट के एवरेजेस आ जाएंगे, और कंपोनेंट के एवरेजेस आपको यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया कि जीरो है, और जीरो होने से वेक्टर वी का एवरेज जीरो बनेगा जो स्पीड में जीरो मिलता है। तो स्पीड में नॉन जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं रहता। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होने का रीजन क्या है कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए जो वैल्यू मिलेगा वही सेम वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन के लिए भी मिलेंगी, उनको इक्वल अपोजिट वैल्यूज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जीरो होने से ये वैल्यू जीरो बनेगी। सिमिलर अप्रोच से थ्री डायमेंशन में ही आपको ये सम एवरेजेस ट्राई करके लाना है। 6:15 तक लेक्चर था, टाइम हो गया है, ये आप ट्राई करके लाएंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये इजीली रिलेट होंगे। ये थ्री डायमेंशन के लिए these टर्म्स ट्राई कर लेंगे। जिस पार्ट का एवरेज आपको फाइंड करना है थ्री डायमेंशन में इस एक्सप्रेशन में एफ के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे, लाइक दिस सेपरेट हो जाएंगे इंटीग्रेशंस, एक्स वाला वाई वाला और जेड वाला इंटीग्रेशंस, उसको सेपरेटली सॉल्व करके रिजल्ट आप फाइंड किया, फाइंड कर लाएंगे। स्लाइड शो कर देता हूँ। किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नो सर। मैं एग्जिट करता हूँ।